हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्टेट बोर्ड और एमएसटी सीटी के रोटेशनल डायनामिक के अगले पार्ट को। तो लास्ट टाइम हमने अपने सॉल्व न्यूमेरिकल्स देख लिए थे, ठीक है बच्चों, और उससे पहले मैंने आपको सिखाया था सेंटर ऑफ मास। तो आइए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आपके सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हो तो आगे जाके आपको दो इंपॉर्टेंट थियरम्स पढ़ने। ठीक है बच्चों, दो इंपॉर्टेंट थियरम्स आपको आगे जाके पढ़ने हैं, और उन दो थियरम्स में से आपको सीटी में एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। अगर आप लोग उस पार्ट को यहां पे अच्छे से पढ़ते हो तो सीटी में आपका एक जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछने वाला है वो कंफर्मेशन के तौर पे आपका मार्क्स पक्का करके जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता। मुश्किल से 10 से 12 उसके फॉर्मूलेज है कि वो जिसके अराउंड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बस बाकी सॉल्व करना आना चाहिए, हमको उसको अप्रोच कैसे देना है सॉल्विंग के लिए। ठीक है, आइए तो हम लोग टॉपिक की अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए, तो आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें भी दो टाइप है। सबसे पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि मास अपना कहां होगा, अलग अलग दूरी पर रखा हुआ होगा। ठीक है, और इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आपका मास जो होगा पूरे सरफेस पे फैला होगा। लाइक कोई आपको डिस्क दिया हुआ होगा, या फिर कोई आपके पास स्क्वायर प्लेट दिया होगा, या फिर कोई भी मान लो एक रैंडम बॉडी है जिसका मास क्या है पूरे सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। लाइक सपोज अगर आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक का मास कैसा है, हर जगह फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब यहां पर जो सबसे पहले हमको पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है रिजिड बॉडी। देखो, रियल में रोटेशनल डायनामिक्स जो आपका टॉपिक है ना, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो रियल में डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, रियल में डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। और जो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं वो अपना क्या होता है, सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं कि मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं जानना, कहां से हो रहा है नहीं जानना, सिर्फ जानना क्या है कि मोशन हो रहा है। ठीक है, अरे बाप रे, ये सब में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है रिजिड बॉडी। इसका स्टेटमेंट क्या देखिए, अ रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी इन विच डिफॉर्मेशन इज जीरो और सो स्मॉल इट कैन बी निग्लेक्टेड, और the distance between any two given points on a rigid body remains constant in time regardless of external force or moments exerted on it। rigid body कोई भी एक solid body, ठीक है, जिसके किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेट सपोज मैं अगर कोई भी एक रैंडम बॉडी लेता हूं, कोई भी रैंडम बॉडी, शेप नहीं दे रहा हूं उसको, ठीक है, अगर मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया और यहां पे एक पॉइंट लिया है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो कितना भी डिफॉर्मेशन लगा लो, अगर हद से ज्यादा फोर्स नहीं होगा तो ये पॉइंट्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बट एक रिजिड बॉडी क्या होता है, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। और अगर चेंज भी होगा तो वो इतना छोटा चेंज रहता है कि हम लोग उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब तक हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब तक हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है, और एक सर्कुलर मोशन के बारे में भी हमने पढ़ा है। अब यहां पे एक कॉमन बात क्या मालूम है, लीनियर मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो, हम लोग कंसीडर हमेशा केवल एक ऑब्जेक्ट को ही करते हैं जो पॉइंट मास में होता है, जो पॉइंट मास में होता है। अगर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो पॉइंट मास में क्या होगा, यहां पर एक पार्टिकल मेरा क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, जिसका स्पीड क्या होगा, जिसका स्पीड
v होगा और वो अपने इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, सिंगल पार्टिकल। बट अगर मैं यहां पर एक कोई भी टाइप का रिजिड बॉडी लेता हूं, ठीक है, मैं अगर यहां पर कोई भी टाइप का रिजिड बॉडी लेता हूं, ठीक है, और मैं आपको पूछूं कि बताओ बच्चों कि अगर इसकी स्पीड v है, ठीक है, अगर इस पूरे के पूरे बॉडी की स्पीड v है, तो यहां पर मैं इसके बीच में 4-5 पॉइंट्स ले लेता हूं। ये रहा मेरा पहला पॉइंट, ठीक है, मतलब 4-5 मासेस मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं इसके ऊपर। देखो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है बच्चों। देखो अब यहां पे मानो, लेट सपोज कि अगर इसकी स्पीड v है पूरे बॉडी की, तो क्या इसकी स्पीड v नहीं होगी? इसकी भी तो स्पीड v होगी। क्या इसकी स्पीड v नहीं होगी? इसकी भी तो स्पीड v होगी। क्या इसकी स्पीड v नहीं होगी? इसकी भी तो स्पीड v होगी। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट v स्पीड से भाग रहा है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स भी क्या होंगे? v स्पीड से ही आगे बढ़ेंगे। उन सबका भी स्पीड क्या होगा बच्चों? उन सबका भी स्पीड क्या होगा? स्पीड v होगा। अब देखो, जहां पर मैं अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का स्पीड लूं तो वो मेरा बन जाएगा लीनियर मोशन, ठीक है। जहां पर मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का स्पीड लूं वो मेरा बन जाएगा लीनियर मोशन। बट मैं जहां ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स का भी स्पीड लूं, जहां पर मैं ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स का भी स्पीड लूं, तो वहां पर क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बन जाएगा वो बच्चों? वो बन जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। लिखो आप लोग इसको तब तक, क्या बन जाएगा? ये ट्रांसलेशनल मोशन बन जाएगा। तब तक आप लोग ये स्टेटमेंट लिखो, लिखो इसको फटाफट, ठीक है, लिख लिया। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन। अब यहां पर देखो, थोड़ा इसको हम लोग आगे शिफ्ट करते हैं। अब ये मेरा, मान लो ऑब्जेक्ट केवल आगे बढ़ता है, ठीक है, बट मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाए, मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मैंने कोई भी एक रैंडम शेप का बॉडी लिया, ठीक है, मैंने कोई भी एक रैंडम शेप का बॉडी लिया, ठीक है, अगर वो घूमने लग जाए तो, जैसे कि वो आपको नहीं घूमता लट्टू घूमते हो आपने देखा होगा ना, ठीक है, अगर वो अपने ही एक्सिस पे घूमने लग जाए, जैसे कि मैं अगर घूमने लग जाऊं, ठीक है, या फिर सपोज कि आपने कभी अगर अपने हाथ में बुक को रोटेट किया होगा, ठीक है, बुक को अगर कभी आपने अपने हाथ पे रोटेट किया होगा, तो उस टाइप के मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों? उस टाइप के मोशन को बोला जाता है रोटेशनल मोशन। और आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन याद है या आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग आराम से बता सकते हो, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग आराम से बता सकते हो। बस आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन को अच्छे से समझना होगा। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है? एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to the plane of circular paths, perpendicular to the plane of circular paths of particle of a rigid body in rotation and containing the center of all the circular paths known as axis of rotation। ठीक है, इसे देखो, मैं अगर इसके स्टेटमेंट को और सिंप्लीफाई करके आपको डायग्राम से समझाता हूं कि ये महाशय बोलना क्या चाहते हैं। देखो क्या बोला है? रिजिड बॉडी का रोटेशन बोल रहा है। तो मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम से रिजिड बॉडी ले ली, ठीक है,
मैंने कोई भी रैंडम सी रिजिड बॉडी ले ली। देखो अभी यहां पर, अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या बोल रहा है, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ्स। अब देखो मान लो कि ये जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये अपने ही अराउंड घूमेगा, ये अपने ही अराउंड घूमेगा। ये क्या होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो अपने ही अराउंड रोटेट करेगा, घूमेगा, चक्कर काटेगा। अब देखो अगर मान लो ये घूम रहा है और मैंने इसके ऊपर 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर बना डाले, और ये यहां पर घूम रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स यहां पर बना दिए। बस एक यहां पे बनाया, एक यहां पे बनाया, एक यहां पे बनाया, और एक यहां पे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स दिए, ठीक है। अब अगर ये घूमेंगे तो क्या ये पॉइंट्स नहीं रोटेट करने वाले, आपको लग रहा है? क्या ये पॉइंट सर्कल में नहीं घूमेंगे? ये पॉइंट्स भी तो सर्कल में घूमेंगे भैया, ये पॉइंट्स भी तो सर्कल में घूमेंगे। अगर ये घूमेगा तो बस यही जो सर्कल है, सर्कल यहां पे ड्रॉ कर दीजिए। देखिए बन गया ना, एकदम बढ़िया सा बन गया ना, कि ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं ये भी एक सर्कल में घूमेंगे। जब ये सर्कल में घूमेंगे तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इन सर्कल के सेंटर से पास होगा। कहां से पास होगा? इन सर्कल के सेंटर से पास होगा। मतलब क्या है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टू द प्लेन ऑफ ऑल सर्कुलर पाथ्स। जितने सर्कुलर पाथ्स यहां पे बनेंगे उन सबके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। ये मेरा बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में पंखा होगा, पंखे के ऊपर जो लंबा सा डंडा रहता है वो उसका क्या होता है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और दूसरा एग्जांपल, अगर आपने पराठा वाला पंखा देखा हो, इतना बड़ा सा पंखा रहता है जिसके पीछे एक लॉन्ग सा रॉड होता है, वो पंखा भी घूमता है और वो जो उसका रॉड है वो भी रोटेट करता है, तो उसके पास दो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहती है, ठीक है। ऊपर ऊपर की बात यह है कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन सिर्फ याद रखना है कि किस ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां रखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर जो अपना आज का टॉपिक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले इनर्शिया का मतलब समझ के लीजिए, क्योंकि इनर्शिया आपने अगर लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 का अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर था ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। मानो कि आप कहीं पे बैठे हो और कोई आपको आके धक्का दे रहा है, मतलब आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। अब अगर वो थोड़ा फोर्स लगाएगा तो भाई आप तो हिलने वाले नहीं हो, बट उस थोड़े फोर्स को भी अपोज कौन किया, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी ने, जो क्या करती है, उस फोर्स को, उस चेंज को अपोज करती है, ठीक है। या फिर मान लो आप अगर भाग रहे हो और कोई आपको अगर रोकना चाहता है तो भागते वक्त जितनी ताकत आप में है उससे ज्यादा ताकत उसको लगानी होगी। अगर वो उससे कम ताकत लगाएगा तो आप उसके सामने से उड़ के निकल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर एक ब्रेक फेल हुई गाड़ी के सामने, अगर एक दीवार हो तो गाड़ी रुक जाएगी, और अगर एक पान की टपरी हो, ठीक है, मान लो एक पान की टपरी हो तो पान की टपरी निकल जाएगी, क्योंकि अगर वो गाड़ी उस पान की टपरी को टक्कर मारती है तो इन शॉर्ट उस पान की टपरी का भी तो टक्कर हुआ है गाड़ी के साथ में। तो वहां पे क्या हुआ, बस पान की टपरी में इतना ज्यादा ताकत नहीं था, या वो जब वो भी रेस्ट में ही था बट उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके मटेरियल के अंदर इतने ताकत नहीं था कि वो उसके गाड़ी के मोशन को अपोज करके उसको रोक दे। बट अगर सामने एक वॉल हो तो वॉल अपने आप रोक देगा, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम इसके जैसा होता है, ये हम लोग यूज करते हैं लीनियर मोशन में, ठीक है।
लीनियर मोशन में या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में, या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा यूज होता है रोटेशनल मोशन में। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, सेम इसके जैसा ही है, बस इसमें ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, उसमें रोटेट नहीं करता। ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें रोटेट करता है, उसमें रोटेट नहीं करता है। ठीक है। चलिए देखिए यहां पर द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, सेम डेफिनेशन है। ठीक है। द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस, बॉडी रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस opposes any change in rotational motion, opposes any change in rotational motion is known as moment of inertia। रोटेशनल मोशन के अंदर होने वाले चेंज को जो अपोज करता है वो क्या होता है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के बारे में। डिस्क्रीट मास सिस्टम क्या होता है, अलग अलग मास होते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल मास लिया हुआ है, हालांकि फॉर्मूला भी हमको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है। डिस्क्रीट मास सिस्टम का या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, नेट डिस्क्रीट मास सिस्टम भी नहीं। देखो अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और इतनी दूर पे मेरा मास रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझको, देखो कि सबसे पहले तो मेरे को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में इस मास का डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस लेने के बहुत रास्ते हैं, मैं डिस्टेंस ऐसे भी ले सकता हूं, डिस्टेंस में ऐसे भी ले सकता हूं, या फिर डिस्टेंस में ऐसे भी ले सकता हूं। अब बात है कि यहां पर मैं कौन सा डिस्टेंस लूंगा, यहां पर मैं कौन सा डिस्टेंस लूंगा, जो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बना होगा। ठीक है। मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बिल्कुल परपेंडिकुलर पर होना चाहिए, मुझे वही डिस्टेंस काउंट करना है, ये दोनों डिस्टेंस मेरे नहीं आएंगे। ये होगा मेरा डिस्टेंस r, इसका होगा मास m, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया जाता है I से, I इसका सिंबल होता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल्स टू m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, mr स्क्वायर। ये आपको याद में रखना है, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, भूलना नहीं है। अब मास सिर्फ m नहीं होगा, डिस्टेंस r नहीं होगा, ये चेंज भी हो सकता है, बस ये यहाँ पे मास m है, वहां पर कितना भी दिया होगा, और डिस्टेंस r, और ये जो r है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसका यूनिट कितना होगा, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और केजी को ग्राम में लिख लो, और इन महाशय को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लो। ठीक है। यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर और ग्राम सेमी स्क्वायर। ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, क्या हो गया, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको एक बार, आप लोग लिख लो, तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है। लिख लो इसको, लिखा, चलो आ जाओ। अब हम लोग शुरू करते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम का पढ़ना। ठीक है। डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब मास मेरा कैसा होगा, मास मेरा अलग अलग रखा हुआ होगा, एक मास यहां तो एक यहां, एक यहां तो एक यहां। ठीक है। अलग अलग मास मेरा रखा हुआ होगा। चलिए आइए, ये मेरा पहला मास, चलिए देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ये है m1, या फिर चलिए ले लेता हूँ ये भी मास m है और ये भी मास m है, दोनों सेम मास के हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सेम मास के हैं। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है r, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है r/2, ठीक है। अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पहला मास होगा, ये दूसरा मास होगा, ठीक है, ये पहला मास होगा और ये दूसरा मास होगा। तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2। ऐसे ही जितने मास दिए होंगे मैं यहाँ पे क्या करता जाऊंगा, उसको मैं यहाँ पे उसको ऐड करता हुआ चला जाऊंगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस अप टू IN, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं अपने दिए हुए मास का निकालता हूं। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इसको भी पहला ले लो, मैं इसको लेता हूं। तो ये m, डिस्टेंस कितने इनके बीच का r² प्लस इस m की वैल्यू कितनी है, इसका भी मास m है, लेकिन डिस्टेंस r² नहीं है, डिस्टेंस r/2 है। तो r/2 का स्क्वायर, जितना इनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, कितना मिल जाएगा, ये mr² प्लस mr²/4। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5/4 mr²। ये मिल गया मुझे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है मेरा एक्सिस ऑफ, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और ये अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। आइए और यहां पर मैंने 2-3 मास रखे हुए हैं, 2 से 3 से 4 मास रखे हुए हैं, और इन सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यह है R1, मास m1, मास m2, डिस्टेंस R2, मास m3, डिस्टेंस R3, मास m4, डिस्टेंस R4, ठीक है। तो यहां पे मेरा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 कितना है मेरा, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर प्लस m4 R4 स्क्वायर। ये मेरा बन गया नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप कि आपको भी ये तो समझ में आ गया होगा कि मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना कैसे है, ठीक है। मुझको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना कैसे है, देखिए डिस्क्रीट मास सिस्टम। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके उतना काम नहीं आएगा, बट हाँ कंसेप्ट सीखने के लिए आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। बट हाँ अगर सीटी के बच्चे हैं तो ये आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि जितने ज्यादा सवाल हो कंटिन्यूअस मास सिस्टम से ही बनकर आते हैं, बट ये आपका बेस तैयार करेगा उसको सीखने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो यहां पर एक सवाल लिया जाता है, ठीक है, देखिए सवाल मैं आपको यहां पर दे देता हूं, तब तक आप इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए कि इसका आंसर कैसे आएगा। यहां पर मैंने 2 मास दिए हुए हैं, यहां पर मैंने दो मास दिए हुए हैं, एक m1 और एक m2, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने दिया हुआ है डिस्टेंस L, ठीक है। और ये है इसका पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है इसका दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और यहाँ पे क्वेश्चन ये है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 and 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है I1 और I2। ठीक है, देखिए एक बार इसको, देखिए बच्चों इसको खुद से ट्राई कीजिए एक बार। जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको यहां पर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए अब मैं करता हूं, I1 है ये, ठीक है, I1 के ऊपर का मास नहीं लेना, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो मास रखा है वो लेना है, m2 डिस्टेंस है L2। I2 से मास कौन सा परपेंडिकुलर पे है, m1 है, m1 L2। मिल गया मेरे को I1 और I2। ठीक है, तो मुझे मिल गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं मैं आपको, आप लोग इसको करोगे। ठीक है, चलो इसको अभी आप लोग करो, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन देता हूं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपके लिए चेंजेस कर देता हूं। देखो ये है मास m1, मास m1, मास m2 और डिस्टेंस है L। ठीक है, और यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के जैसा ही करना है इसको, जैसा मैंने सेंटर ऑफ मास में आपको पहले सिखाया था। अब देखो इसका जो फॉर्मूला मेरा बनने वाला है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या बनने वाला है, नेट आई इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर बनने वाला है। बट r1 और r2 की वैल्यू कैसे निकालनी है मुझे, सेंटर ऑफ मास से ही निकालनी है ना, और सेंटर ऑफ मास का मेरा फॉर्मूला क्या था, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यही था ना मेरा फॉर्मूला, ये भूल गए, चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग r1 निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात है, इस पॉइंट पे मैं अपना 0,0 लूंगा। अब मैं डायरेक्ट निकालने वाला हूं क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास देखा हुआ है, और जो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है वो पहले वो वीडियो देख के आओ सेंटर ऑफ मास का, तभी उसको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0,0 है तो जो इसका था m1 r1 ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसको, रुको आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, आपने x के कोऑर्डिनेट में पढ़ा है ना, आपके लिए x का कर देता हूँ। चलो क्या पता बहुतों को डायरेक्ट में समझ में आवे, मुझे सेंटर ऑफ मास के अराउंड xc1 निकालना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को, m1 x1 प्लस m2 x2। चलो आ जाओ, थोड़ा इसको भी तुम लोग चेंज कर लो, तो क्या पता कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी निकाल दो वहां से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, उसके बाद में xc2, दूसरे मास का सेंटर ऑफ मास मेरा कितना होगा, सेम फॉर्मूला m1 x1 m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां पे कितना मिल जाएगा, देखो x1, और यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और यहाँ पे l,0, तो यहाँ पे x1 तो 0, ये टर्म तो 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा m2l डिवाइडेड बाय
एल कर दो कि आर कर दो, छोड़ो एल ही रखता हूँ। M2L अपॉन M1 प्लस M2 क्या मिल गया मेरे को, XC1 मिल गया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा देखो, अब यहां से देखना है तो ये 0,0 बनेगा और ये मेरा बन जाएगा 0,L। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा 0,L। तो अब x1 का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, L,0। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, M1 प्लस L, और ये टर्म तो मेरा 0 बन जाएगा क्योंकि यहां पे मेरा आएगा 0,0 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अगर सेंटर ऑफ मास का वीडियो नहीं दिखा है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं चमकने वाला है। ठीक है, तो पहले वो देख के आओ आप लोग। तो XC1 और XC2 की वैल्यू हमको मिल गई। बस भैया वही तो पुट करना है इसके अंदर, बस वही तो पुट करना है इसके अंदर, बाकी तो किस्सा खत्म है। देखो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मेरा, I1 प्लस I2 होगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, M1 XC1 स्क्वायर प्लस M2 XC2 स्क्वायर। ठीक है, देखो M1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, M2L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इसको साइड में कर दूंगा ताकि थोड़ी जगह मिल भी जाए और आप लोग देख भी लो। ठीक है, देखो अभी यहां पर मैं इसको भी शिफ्ट करूं, देखो अब यहां पर क्या मिल जाएगा, M2 इंटू, देखो ध्यान से, XC2 की वैल्यू M1L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। यहां पे कितना मिल जाएगा देखो अभी, M1 M2 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पे देखिए M2 इंटू M1L स्क्वायर M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय, यहां कितना मिल जाएगा M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। अब यहां से आप लोग ऊपर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना कि अगर आप लोग यहां से कॉमन निकालते हैं M1 और M2, ठीक है, क्योंकि L स्क्वायर तो कॉमन आपका आएगा ही, L स्क्वायर तो कॉमन आपका आएगा ही, और यहाँ ब्रैकेट में क्या रख सकते हैं आप लोग, M1 प्लस M2। ध्यान से देखना जो आप लोगों ने कॉमन निकाला है, ठीक है, आप लोग L स्क्वायर M1 M2 अगर कॉमन निकालते, देखिए पहले M1 M2 L स्क्वायर पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा M1 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 इंटू L स्क्वायर, फिर क्या, जब M1 M2 L स्क्वायर का सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, फिर देखिए M1 M2 स्क्वायर L स्क्वायर, ये वाला टर्म, मतलब हमने कॉमन एकदम सही निकाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एक टर्म और ये एक पावर क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर। ठीक है, देखो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल गया मेरे को, M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर, ये मेरा आ गया नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो ये वाला टर्म है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग इफेक्टिव मास भी बोलते हैं, इसको हम लोग इफेक्टिव मास भी बोलते हैं। M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये अपना क्या होता है, ये अपना इफेक्टिव मास होता है। हालांकि ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज होता है, बट सीटी पर्पज से ये आपको उतनी जगह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटी के क्वेश्चंस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके बहुत हल्के होते हैं, बहुत। जब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा ना बच्चों, देखो अप्रोक्सीमेटली मेरे को लग रहा है शायद से नहीं 314 क्वेश्चन है प्रॉपर, ठीक है, 2004 से लेके 2022 तक के, अभी 2023 का भी पेपर हो चुका, तो 314 क्वेश्चन है। और मेरा प्लान है कि मैं आपको अप्रोक्सीमेट 30-40 क्वेश्चंस करके
आपके लिए 30-40 क्वेश्चंस करके कम से कम इसके 10 वीडियोस बनने वाले हैं, कम से कम इसके 10 वीडियोस बनने वाले हैं सिर्फ सीईटी पीवाईक्यू सॉल्यूशन पर, ठीक है, सिर्फ सीईटी पीवाईक्यू सॉल्यूशन पर। तो अगर आप इतना भी करके जाते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई एक्स्ट्रा शीट लगाने की जरूरत नहीं है आपको इसके लिए कम से कम, ठीक है। इस सीईटी पीवाईक्यू जो 314 क्वेश्चन है अच्छे से कर लो बस एकदम, और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड भी हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस नीट के पीवाईक्यूज भी पूछे गए हैं सीटी के अंदर, खास करके इस टॉपिक से जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना तो आपको कम से कम ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन इस टॉपिक को पूरा का पूरा समझ के लीजिए आप लोग, ठीक है। लिख लो इतना आप लोग फटाफट। लिख लिया इसको, चलो देखो अब ये स्लाइड मैंने कॉपी किया, डरना मत कि मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि यहां पर जो मेरा सवाल था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इसका जो ये सेंटर ऑफ मास होगा ना, मान लो यहां कहीं पे रहेगा, ये क्या होगा, ये इसके अराउंड रोटेट करेगा। क्या होगा? ये इसके अराउंड रोटेट करेगा, ठीक है। ये इसके अराउंड रोटेट करेगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसके ऊपर मैं आपको सवाल देता हूं, चलो सवाल लो इसके ऊपर आप लोग। फॉर्मूला याद रखना आपको। सवाल है आपका, दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। जरा इसको साइड में करो, और यहां पर इनका दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या दिया हुआ है इनका बच्चों? इनका दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब लगा दो 1 kg 2 kg, देखो ये 1 है, ये 2 है। क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 kg 2 kg एंड सेंटर ऑफ मास। 1 kg 2 kg एंड सेंटर ऑफ मास। चलिए बच्चों फाइंड कीजिए, दिया मैंने आपको घड़ी के टाइम से 2 मिनट का समय, कीजिए इसको। हो गया? चलिए, तो 1 kg के लिए मेरा क्या होगा? I1 होगा टोटल, देखिए M1, सिंपल ही करता हूं, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। देखिए M1 से देखूंगा तो उसके खुद के एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0 होगा, तो ये टर्म तो मेरा 0 बन जाएगा, ये टर्म तो मेरा 0 बन जाएगा, प्लस M2 R2 कितना है मेरा, मतलब मेरा कोऑर्डिनेट कितना है इससे, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? ये 4। M2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, कितना मिल जाएगा मेरे को? 8 kg मीटर स्क्वायर। ये मेरे हो गई I1 की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ I2 निकालते हैं। I2 कितना मिल जाएगा? सेम फॉर्मूला, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। अब देखना अगर आप यहां से लोगे तो इसके खुद के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कुछ नहीं मिलने वाला है, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो उससे दूर बैठा होगा मेरे को उसका ही निकालना होगा यहाँ पे। तो M1 की वैल्यू क्या है? 1 है, R की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? 2 है, बट R2 मेरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4 kg मीटर स्क्वायर I2। अब देखो मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास।
तो अभी तो मैंने इसका फॉर्मूला निकाला बच्चों, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, कितना मिल जाएगा 1 इंटू टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टू इंटू डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू टू 8 के जी मीटर स्क्वायर। अब यहां पे आपको कुछ चीज देखने को मिल रही है, ध्यान से देखना, कुछ देखने को मिल रहा है आपको यहां पर कि सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है वो इन दोनों से कम है। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को एक लाइन लिख सकते हो नोट करके, नोट में एक लाइन अपने लैंग्वेज में लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको, आप लोग फटाफट लिख लो। चलो अब आते हैं एक थोड़ा बढ़िया सवाल के ऊपर। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको लास्ट में एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दिया था ना, तो आज ट्रायंगल वाला और स्क्वायर वाला दोनों करेंगे। जहां तक मुझे याद है हमने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी किया हुआ था ना, चलिए फिर से करना है वो हमको आज। देखिए मैंने 4 मासेस लिए हैं, ठीक है, और मैंने यहां पर रखे हुए हैं। मैंने यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इनका वेट कितना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, 4 पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। इसका वेट बोल दीजिए m1, इसका वेट बोल दीजिए m2, ये m1, ये m2, ये m3 और ये है m4, ठीक है। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब मोमेंट ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने दिया है वो इसके अराउंड दिया है मैंने एक, और एक मैंने इसके अराउंड दिया, ठीक है, एक मैंने इसके अराउंड दिया हुआ है। तो ये है पहला और ये है दूसरा। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 का निकालना है। तो आपकी मैं थोड़ी मदद किए देता हूं बच्चों कि ये तो एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये तो एक स्क्वायर प्लेट और डिस्टेंस कितना होगा इसका L होगा, इसका भी L होगा, इसका भी L होगा, इसका भी L होगा। मदद मेरी ये होगी आपके लिए कि मैं आपकी मदद यहाँ पे ये कर रहा हूं कि मैं आपको बता दूं I1 में क्या लिख सकता हूं, IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID, ठीक है। उसके बाद I2 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेम IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID। चलिए इसका निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिया आपको 2 मिनट, एंजॉय। रुकिए, निकालने के पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए थोड़ा और सिंपल कर दूं। इसके मासेस को एक काम कीजिए, सबको सेम कर दीजिए, जो m1 m2 है ना, ये 1 2 3 4 निकाल दीजिए, सिर्फ क्या कीजिए m सबकी मासेस क्या है, सेम है। चलिए निकालिए इतना आप लोग, 1 मिनट है, वीडियो पॉज नहीं करना है, साथ में निकालिए। हो गया, आइए चलिए।
अब एक एक बात यहां पर ध्यान से देखना आप लोग कि खुद के एक्सिस के अराउंड जो मास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा जीरो होता है। तो आईए और आईडी तो निकल जाएगा, बचेगा क्या, आईबी और आईसी। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, तो यहां से मैं कोऑर्डिनेट 0,0 ही लूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हो ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि इसको 0 ले रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ml² आईबी के लिए, ml² आईबी का, और आईसी का डिस्टेंस कितना है, ml²। तो कितना मिल जाएगा ये, 2ml² मिल जाएगा। अब आइए 2 के अराउंड देखिए, ए और सी मेरा 0 होगा। क्या होगा, ए और सी मेरा क्या होगा, 0 होगा। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है, बट मुझे पता तो करना ही होगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक मुझे ये वाला चाहिए और एक डिस्टेंस मुझे ये वाला चाहिए। अब ध्यान से देखना भाइयों और बहनों कि ये टोटल लेंथ कितना होता है आपका, ये होता है √2l, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी तो √2l होगा, लेकिन इसका हाफ कितना होगा, ये इसका हाफ कितना होगा, ये होगा l/√2, और ये भी कितना होगा, l/√2 होगा। तो आईबी के लिए क्या बन जाएगा, m इंटू l/√2 का होल स्क्वायर, m इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, m इंटू l/2 का l/√2 का होल स्क्वायर। आईडी के लिए क्या होगा, m इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, m इंटू l/2 का l/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ml²/2 प्लस ml²/2। कितना मिल गया ये मेरे को, देखिए हाफ हाफ है, मिल गया मेरे को ml²। ठीक है, ये आ गया मेरा I2। चलिए लिख के लीजिए इसको आप लोग, फटाफट लिख के लीजिए, हो गया ये। आइए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है। मैं अपने 3 मासेस यहां पर रखता हूं, ठीक है, मैं अपने 3 मासेस यहां पर रखता हूं। ठीक है, और ये एक मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, और ये 1 2, ये डिस्टेंस है 3, ये 4, ये 5, और यहाँ पे मैंने सेम मासेस रखे हैं। ठीक है, mm। तो I1 और I2 के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। I1 के लिए कितना बन जाएगा, देखो जरा, IA प्लस IB प्लस IC। अब ध्यान देखना, मास अगर खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है तो वो तो 0 बन जाएगा, बचा क्या, IC मेरा बच जाएगा। ठीक है, IC के लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, 4 है, तो ये मुझको कितना मिल जाएगा, m इंटू 4 स्क्वायर, कितना मिल गया, 16m। ठीक है, कितना मिल गया मेरे को, 16m मिला। I2 का निकालिए, I2 कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, I2 सेम IA प्लस IB प्लस IC। अब ध्यान देखना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे B और C 0 बन जाएंगे क्योंकि वो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से, 3 है, कितना मिल जाएगा, m इंटू 3 स्क्वायर, कितना मिल गया मेरे को, ये 9m मिल गया I2। अब ध्यान देना आप लोग, बच्चा लोग, कि मास मेरा जितना दूर होगा, ठीक है, कि मास मेरा जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, कि मास मेरा जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। चाहिए तो एक नोट डाल के आप लोग लिख लेना यहां पर कि मास जितना दूर होगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, लिखना है आपको, लिख लो। चलो, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला वीआईपी क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं आपको। मैं तो करवा ही देता हूं, क्या दिक्कत है यार। चलिए करवा ही देता हूं, देख लेना। बहुत बढ़िया सवाल है ये, 3 मार्क्स लिए मैंने। एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा, अरे यहाँ रखा है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा यहाँ पर है, ठीक है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बन गया ना, यहाँ पर आएगा। और एक मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ठीक है। ये वहां से ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे, और ये भी ऐसे, ठीक है। सेम मास है, एम एम एम, और यहाँ पर ये दिया गया है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों, ठीक है। कैसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये 1, ये 2, ये 3। क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1, 2 एंड 3। चलो फाइंड करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फाइंड करो फटाफट एकदम। चमका दिमाग, सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में सिखाया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में सिखाया हुआ था। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर लो, क्या ट्रायंगल पे ही जा रहा है ये सीधा सीधा, मार इसको भी नीचे कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी थोड़ा सा, चलिए अब प्रॉपर दिख रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे, तो आइए यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मैं छोड़ता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर एक और ट्रायंगल मेरे को ड्रॉ करना चाहिए, ताकि सबसे पहले एक तो ट्रायंगल तो मुझे दिखाई दे। ठीक है, चलो ट्रायंगल दिखना चाहिए मुझे। चलो ये L है, तो ये कितना बन जाएगा, L/√2, सॉरी L/√2 नहीं आएगा, L/2 आएगा। ये L/2 बन जाएगा, ये L/2 बन जाएगा। इसकी हाइट कितनी होगी, √3 L/2 कितनी होगी, √3 L/2 होगी। और ये अदर डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा। कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए सब मेरे को, ठीक है। तीनों के मासेस मैंने सेम रखे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कैलकुलेट किया जा सकता है। I1 कितना मिल जाएगा मेरे को, IA प्लस IB प्लस IC। ध्यान से देखना बच्चों, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए B 0 होगा, I और IC निकालना है। तो M IA से कितना डिस्टेंस है, L/2 का होल स्क्वायर, प्लस IC ये वाला डिस्टेंस कितना टोटल L², तो ML²। डिस्टेंस कितना टोटल, L है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ML²/4 प्लस ML², कितना मिल गया ये 5/4 ML², ठीक है। चलो I2
I2 कितना मिल जाएगा मुझे, IA प्लस IB प्लस IC। अब ध्यान से देखना, I2 के लिए A तो 0 बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये बचा IB और IC। अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भैया, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है मुझे। कितना है, हाइट के पैरेलल है ना, तो √3 L/2। तो ये दोनों का सेम मिल जाएगा, m इंटू √3 L/2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √3 L/2 का होल स्क्वायर। कितना मिल गया है देखो, 3/4 ml² इंटू 2 से 2 टाइम है ना, कितना मिल गया ये 3/2 ml²। ठीक है, I2 मिल गया। अब बचा मेरा IC देख लो, देखो ना, तो ये बन जाएगा वैसी, फिर समझ में नहीं आएगा तुमको। IC है, सॉरी I3 है, क्या हो गया ये, I3 आएगा, IC नहीं आएगा। ये IA प्लस IB प्लस IC। तीसरे वाले पे B और C 0 है, बचा क्या, A बचा। ठीक है, A, तो A का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, √3 L/2 है, तो m इंटू √3 L/2 का होल स्क्वायर। कितना मिल जाएगा, 3/4 ml² I3। चलो बच्चों, तो तीनों निकाल लिया। तो यहां पर अपना डिस्क्रीट मास सिस्टम ओवर होता है। इतना ही पढ़ना है बच्चों, देख लो, इतना सा ही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। अच्छे से इसको लिख के ले लो आप लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर होगी भी तो आप लोग पूछ लेना, मैं आपको डाउट्स बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है जो सीईटी के लिए है। ठीक है, जो सीईटी वाले बच्चे हैं इसको अच्छे से रिवाइज करना, और जो बोर्ड्स वाले बच्चे, क्योंकि सीईटी वाले बच्चे तो बोर्ड्स देंगे ही ना, बट जो प्योर बोर्ड्स के बच्चे हैं वो अगले पार्ट का वेट करना। ठीक है, क्योंकि अगले पार्ट में आने वाला है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 13 फॉर्मूलाज है, बहुत इजीली मेथड से मैं आपके दिमाग में उनको प्लांट कर दूंगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद आपके दिमाग में उनको प्लांट अच्छे से कर दूंगा। बस आपको सवाल लगाना सीखना है। इससे तो आपने थोड़ा बेसिक सवाल लगाना सीख लिया, बट कंटिन्यूअस मास सिस्टम में आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। और जिस दिन हमने सीटी के 314 क्वेश्चन फोड़ दिए, उस दिन समझ लेना आप लोग कि आपके सीटी में रोटेशनल डायनामिक्स के 2 मार्क्स पक्के। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे शाम। टिल देन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।